let's start today's lecture by sharing the slides. Okay, in this topic, are you able to see the slide, na dear? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay, तो yes, Second World War and the downfall of Hitler. इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ओके, तो हिटलर Yes, का sir. जो तो हिटलर का जो ये इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तो उसमें एक जो वहाँ के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो चेल्मर से तो उन्होंने सजेस्ट किया था, क्या कौन सा स्टेटमेंट सजेस्ट किया था बेटा इन्होंने, जो इकोनॉमिक्स थे वहां के? व्हाट वाज द स्टेटमेंट? मैंने बताया ना प्रीवियस लेक्चर में, व्हाट वाज द मतलब व्हाट सजेशन गिवन बाय दिस इकोनॉमिक्स टू द हिटलर? फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट, इट वाज गिवन और नॉट? Yes, sir. तो इन्होंने हिटलर ने क्या चूज किया वार? तो हिटलर को लगा कि अगर हमारे पास इकोनॉमिकल सोर्सेज कम है तो विदाउट इकोनॉमिकल सोर्सेज हम वार नहीं लड़ सकते. हर कंट्री, कोई भी जर्मन क्या बेटा, कोई भी कंट्री को लो इकोनॉमिकल सोर्सेज चाहिए. अब इकोनॉमिकल सोर्सेज के लिए कैसे वो वार लड़ सकता है इकोनॉमिकल सोर्सेज में? तो इन इकोनॉमिकल सोर्सेज जो हिटलर ने डिसाइड किया, तो हिटलर चूज वार एज द वे. तो हिटलर को लगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास कि एकदम ऐसा तो ये नहीं कि मैं रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज किसके पास है? दूसरी कंट्रीज के पास है. हमारा टेरिटरीज दूसरी कंट्रीज के पास है. तो मेरे पास वार लड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करने का. तो वार करो और जितना एरिया आप कैप्चर कर सकते हो करो, और उसके बाद क्या होगा कि आपका वो एरिया और वहाँ के रिसोर्सेस अपने हो जाएंगे. तो व्हाट द वे हिटलर डिसाइड टू एक्सपांड द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज और टेरिटरीज? तो हिटलर चूज वार एज द वे. फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि हिटलर ने क्या डिसाइड किया? वार ही एक सॉल्यूशन है अपनों को इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बनाने का. तो टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मन के अंदर चल रहे थे, उसको केवल हिटलर एक ही तरीका बचा था, डेट वाज द वार. बट व्हाट वाज द जेल्मार सचेस वाज डूइंग? ये क्या कर रहे थे जो इकोनॉमिस्ट थे? क्या इन्होंने भी ये वे सजेस्ट किया क्या हिटलर को? तो देखिए इन्होंने क्या सजेस्ट किया. देखो हिटलर कितना स्ट्रिक्ट था. सी अबाउट द हिटलर कि ही एडवाइज द हिटलर नॉट टू इन्वेस्ट हेवीली रेमेंट, कि आप इन पे जो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए. किस पे? वेपन्स पे और इन पे. क्यों? एक चीज बताइए, अब मैंने मान लो हम वार भी लड़ रहा है जर्मन, वो भी दूसरे कंट्री से लोन लेके वार फाइट कर रहा है. दूसरे कंट्री लोन दे रहे और उसने एक वेपन्स बनाया, बॉम्ब बनाया, उस बॉम्ब को किसी कंट्री पे डाल दिया और क्या हुआ? कितने पैसे विद इन सेकेंड चले गए? ऐसे चले गए. तो इससे क्या कंट्री में डेवलपमेंट होगा क्या वार से? आज तक हुआ है किसी कंट्री में? नहीं हुआ. तो व्हाट सजेशन गिवन बाय द इज इकोनॉमिस्ट? ही रिफ्यूज द वार. उसने वार करने के लिए मना किया. क्यों? क्योंकि वार के अंदर ये एक सॉल्यूशन नहीं है. वार पे आप वेपन परचेस करोगे, दूसरे देश से लोन ले रहे हो, फिर दूसरे में वार करोगे, वार कितने दिन तक चलेगा आपको पता नहीं है, और बड़े बड़ा इन्वेस्टमेंट है. जैसे हमने सपोज अपाचे परचेस किया करोड़ों रुपीस में, अब अपाचे हम वार में यूज करते हैं, तो क्या यूटिलाइज इसका? मान लो वार में यूज भी कर रहे हैं तो हम हमारे को प्रोटेक्ट कर लेंगे, या मान लो खत्म वो डिस्ट्रॉय भी हो गया तो देन कितना करोड़ रुपीस का लॉस होता है. यही पैसा अगर वी यूज इन द एजुकेशन और हेल्थ, कोरोना से फाइट करने में यूज करें हम, तो इट इज फॉर आवर बेटरमेंट. अगर हमने लाके भी इनको रख लिया है, अपाचे को, चिनूक को, इन सबको, तो ये बताइए कि ये रखे तो है? व्हाट वी आर डूइंग? क्या कर रहे हैं हम इनके साथ? कोई वार थोड़ी कर रहे हैं, और इतनी हिम्मत हमें है भी नहीं कि वी कैन फाइट द वार विद द चाइना और अदर नेशंस. हम तो एक अपने आप को पीसफुल कंट्री बताते हैं, तो बेटा हम तो वार करने की सोचते भी नहीं है. तो जो सजेस्ट किया बाय द इकोनॉमिस्ट, वार को मना किया. तो बिकॉज देयर इकोनॉमी वार रनिंग ऑन द डिफिकल्ट फाइनेंसिंग, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल वैसे बहुत स्ट्रगल, बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरी है. अभी तो लोग अपने आप को रिकवर कर रहे हैं. धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कंट्रीज में. आपकी यूएसए ने हेल्प करने की कोशिश की,
उसकी देखिए क्या हालत हो गई कि उसका वर्ल्ड स्टेट मार्केट जो सबसे फेमस था वो फॉल्स डाउन हो गया, वो क्रेशिंग हो गया, तो वो क्राइसिस हो गया। तो ये कंडीशन तो दूसरे नेशन की हो रही है आपके साथ कोऑपरेट करने से, तो आप वार करोगे तो क्या होगा। बट हिटलर इग्नोर्ड हिम, हिटलर ने क्या किया, उसको जर्मन को इग्नोर कर दिया, उसको हटा दिया। तो हिटलर इतना स्ट्रिक्ट था, उसने उसकी किसकी नहीं सुनी, इकोनॉमिस्ट को ही मना कर दिया कि आपकी सजेशन नीचे में। बट हिटलर इग्नोर ऑल द सजेशन। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक आया समझ में? Yes, sir. ओके, अब सीधा नेक्स्ट स्लाइड बेटा। तो अब हिटलर ने डिसाइड किया कि ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने का यानी सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द वे। तो उन्होंने फॉर रिसोर्सेस के लिए क्या करूं मैं, तो व्हाट हिटलर डिसाइडेड, एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी, यानी जितना ज्यादा एरिया आप दूसरे कंट्री का जीतोगे उतने अपने आप को सॉलिड बनाओगे। ये सोच मेरी नहीं है, ये हिटलर की है। मैं हिटलर के पॉइंट बता रहा हूँ। मेरी सोच आपकी सोच जबकि डिफरेंट हो सकती है। किसी बच्चे की सोच हो सकती है सबको एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने की, किसी बच्चे की हेल्थ पे हो सकती है, सबकी अपनी अपनी सोच है डेवलपमेंट के प्रति। बट व्हाट वाज द थॉट ऑफ द हिटलर, एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी। ओके, यानी टेरिटरीज तो कैसे करोगे आप, जर्मन को तो ऐसा नहीं है कि रबर है जो उसको आपने एक्सटेंड कर लिया, एक्सपांड कर दिया, नहीं। अगर टेरिटरी को एक्सपांड करना है तो यू मे बी कैप्चर द अदर नेशंस, दूसरे नेशन पे जाके अटैक करना पड़ेगा। तो इन सितंबर 1939, ये वो डेट है, याद रखना है। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड ऑन पोलैंड, यानी जर्मन ने जो पोलैंड पे अटैक कर दिया। यहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गई। सितंबर 1939 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सॉरी 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 सेकंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी बेटा, सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। किस पे अटैक करके, पोलैंड। दिस स्टार्टेड द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब आप कहोगे सर दो तो कंट्री फाइट कर रहे हैं, एक तो जर्मन है और एक पोलैंड है, और वर्ल्ड वॉर का नेम दे रहे हो। वर्ल्ड वॉर में तो आप बोलते हो वर्ल्ड और वार, मतलब जिसमें बहुत सारे नेशन फाइट कर रहे हो, उसको वर्ल्ड वॉर बोलेंगे। तो हाउ इट इज पॉसिबल, आप तो दो कंट्री की फाइट चल रही है उसको वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया आपने, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ वी कैन से कि इट वाज द वर्ल्ड वॉर, कि इसको वर्ल्ड वॉर कहेंगे। करेक्ट, सही बात है, दो कंट्री की लड़ाई को हम वर्ल्ड वॉर नहीं कर सकते। और ऐसी लड़ाई को हम वर्ल्ड वॉर कहेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान में तो आए दिन वर्ल्ड वॉर होता है। ओके, तो सही बात है, वी कांट से द वर्ल्ड वॉर फॉर सच स्टेटमेंट। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया, ये मैं रीजन बताता हूँ आपको। क्योंकि जैसे जर्मन ने एक एग्रीमेंट कर रखा था जापान और इनके साथ, थ्री कंट्री के साथ, ऐसे बेटा एक एग्रीमेंट था पोलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन, यूके। इनका एग्रीमेंट था कि कोई भी कंट्री अगर हम पे अटैक करती तो हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। आज हमारा मान लो चाइना हम पे या कोई कंट्री करता है तो आज एग्रीमेंट हमारा नहीं है, बट वी नो कि दूसरे हमारे जो फ्रेंड कंट्रीज है, जो हमारे सपोर्टिव कंट्री ना, वो तो हमें कोऑपरेट करते हैं ना, उनका स्टेटमेंट हमारे फेवर में आता है। तो उससे कितना इफेक्ट पड़ता है वर्ल्ड पे, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो दिस वाज द वे। तो इनके, क्योंकि जब मान लो मुझे पता है कि अगर आपने उनके फ्रेंड पे अटैक किया है, श्योर है वो भी रिएक्ट करेंगे और यहाँ से वर्ल्ड वॉर शुरुआत होना है। तो डेट्स वाई इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहा गया। अब थोड़ा सा आपको मैप समझना होगा बेटा, मैप के बिना ये चैप्टर अधूरा है। यस, तो इस मैप पे आप थोड़ी सी लोकेशन देखिए। जर्मन, ये मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, जर्मनी दिख रही है आपको? Yes, sir. ओके, यस सर। तो ये पोलैंड है बेटा, Yes, sir. जिस पे अटैक किया था ना, ये मेरा कर्सर जहां है, ये पोलैंड है, पोलैंड। इस पे जर्मन ने क्या किया, अटैक किया। अब ये सोचिए कि जर्मन पे अटैक किया और इसके सपोर्टिव नेशंस कौन से हैं? एक तो है यूके, ये वाला, किसके, पोलैंड के, और दूसरा फ्रांस, एक है फ्रांस है, और ये जर्मनी। ओके, तो इसने अटैक किया पोलैंड पे, तो ये दोनों शांत बैठेंगे नहीं। और एक चीज आपको बता दूं मैं कि देखो ये वर्ल्ड वॉर बड़ा डिफरेंट वे से लड़ा गया। रशिया एंड अमेरिका दोनों आपस में फ्रेंड नहीं है, आप जानते हो, अभी भी नहीं है प्रेजेंट टाइम। रशिया जो ये कंट्री इतना बड़ा,
और ये वो ओल्ड रशिया, फिर उसके बाद तो ये अगले टाइम ये रशिया नहीं है, यहाँ तक रशिया था बेटा। ये यूक्रेन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द रशिया। अब तो ये रशिया बन गया, अगले टाइम इट वाज द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियंस। जो सोवियत यूनियंस होती थी उनके पार्ट थे सब। पहले हमने वो देखा कि सोवियत कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां फॉर्म हुई तो उनके पार्ट थे, यहाँ तक रशिया फैला हुआ था। तो इस पे अटैक कर दिया पोलैंड पे, किसने? जर्मन ने। अब रशिया, एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ मैप से रिलेटेड। रशिया एंड अमेरिका दोनों फ्रेंड नहीं, आपस में दुश्मन है। लेकिन कभी क्या होता है कि दुश्मन के दुश्मन आपस में दोस्त हो जाते हैं। करने का मतलब है कि रशिया एंड यूएसए दोनों पावरफुल नेशन है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन रशिया पे और यूएसए का दुश्मन अगर जर्मन बन रहा था तो इन्होंने सोचा कि हम दोनों पे ये अटैक कर रहा है, इट बेटर देन कि इन्होंने जर्मन पे अटैक करना स्टार्ट किया, जो मैं भी आगे स्टोरी समझाऊंगा आपको। मैप देख लिया आपने? ये इटली, यस सर। ये इटली, इटली, यस सर। ओके, ये इटली और ये ऑस्ट्रिया बेटा, दिस इज द ऑस्ट्रिया जहां से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब सीधा नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अब सीधा, अब ये कैसे अटैक किया यू नो। अब इसने अटैक किया, ये जर्मन पार्ट है, सीधा जर्मनी। अब ये जर्मन जो ये पिंक कलर दिख रहा है, पर्पल कलर, ये जर्मन ने अटैक किया किस पे? ये पोलैंड है, पोलैंड पे अटैक किया, ओके। अब रशिया को क्या लगा कि हो सकता है ये सोवियत यूनियन है। रशिया को लगा, सोवियत यूनियन, सॉरी नॉट रशिया, सोवियत यूनियन को लगा कि जर्मन ने पोलैंड पे अटैक कर दिया और ये आगे बढ़े, इट बेटर देन रशिया ने भी पोलैंड की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, पोलैंड की कंडीशन क्या हो गई? 50% पोलैंड का पार्ट चला गया सोवियत यूनियन में और 50% चला गया जर्मन के पास, यानी पोलैंड खत्म। पोलैंड के सपोर्टिव नेशन थे, उनकी वजह से ये है। जैसे भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इनके साथ चाइना लग जाता है या दूसरे सपोर्टिव कंट्री लग जाते हैं ना, इसलिए अपने आप को पावर में समझते हैं। नहीं तो ऐसे कितने नेशन है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ भी नहीं है बेटा वर्ल्ड में। नेपाल है, अब नेपाल ने देखो चाइना के साथ जब हमारे रिलेशन खराब हुए तो नेपाल जैसा हमें धमकी देने लग गया था। अब ये सोचिए नेपाल हमारे सामने क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग, एक स्टेट के बराबर भी नहीं हमारे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि पावर में नहीं होते हुए भी पावर आ जाता है। तो इधर से किसने अटैक किया? जो एरो देख रहे हो आप, फ्रॉम द सोवियत यूनियन, और इधर से अटैक कर दिया किसने? जर्मन ने। अब सी जर्मन। ओके, अब जर्मन इन्वेडेड ऑन पोलैंड। हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने स्लाइड स्टार्ट की थी। तो जर्मन इन्वेडेड ऑन पोलैंड, तो डेट स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉर। अब यू नो देयर वाज द एग्रीमेंट बिटवीन द फ्रांस, इंग्लैंड एंड पोलैंड। तो जब उनके फ्रेंड पे अटैक हुआ पोलैंड पे, तो फ्रांस एंड इंग्लैंड स्टार्टेड द वॉर अगेंस्ट द जर्मनी। उन्होंने किस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया? जर्मनी पे अटैक करना स्टार्ट किया। वाई, क्यों किया? ड्यू टू द एग्रीमेंट। मैंने एग्रीमेंट आपको बता दिया कि एग्रीमेंट था साइन, इसलिए उन्होंने अटैक किया। तो टू इंश्योर द फूड सप्लाई एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, टू इंश्योर food supplies and living spaces for Germans. तो to ensure the food supplies and living spaces for Germans, तो जर्मन्स क्या सोचते थे कि हम जितना ज़्यादा अटैक करेंगे, जितना एरिया कैप्चर करेंगे, उतनी हमें फूड की सप्लाईज मिलेगी, रहने के लिए हमारे लिए जगह और स्पेस मिलेगा। तो फ्रांस, इंग्लैंड अटैक ऑन द जर्मन। तो हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। अभी मैं बताता हूँ आपको, देखिए बोलो सीधा अगेन मैप। ये जर्मन है, किस पे अटैक हुआ? पोलैंड, पोलैंड पे। अब पोलैंड पे अटैक हुआ तो इधर पोलैंड पे किसने अटैक कर दिया? रशिया ने। अब सीधा जर्मन कंडीशन, अगर रशिया गलती से जर्मनी अगर रशिया पे अटैक कर देती है तो इधर जो इसका वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट है रशिया साइड, अगर रशिया जर्मन पे अटैक कर देता है और इधर से फ्रांस एंड द यूके अटैक कर रहा है जर्मन पे,
तो आप सोचिए कोई कंट्री दोनों साइड वार कैसे लड़ेगा? एक ने घेर लिया ईस्टर्न फ्रंटियर, एक ने उसको घेर लिया वेस्टर्न फ्रंटियर, तो जर्मन तो बीच में फंस गया ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जर्मन के साथ सबसे बड़ी जर्मन के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई? वेस्टर्न साइड से अटैक किया किसने? यूके ने बमबारिंग स्टार्ट कर दी और फ्रांस ने नेवी के थ्रू अटैक स्टार्ट कर दिया जर्मन पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न फ्रंटियर पे। और इधर अगर ये रशिया अटैक करता है जर्मन पे तो यहां से करेगा। लेकिन सबसे बड़ी क्या होती है कि हम जब कभी कभी हिटलर इस समय बहुत पावर में था, तो हिटलर को बड़ा पावर दिख रहा था इस समय, तो हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। जून 1941 पे इसने जाके सोवियत यूनियन पे भी अटैक कर दिया। इसको लगा कि मैं पूरे वर्ल्ड को जीत लूंगा, और रियल में बताया जाता है कि 1941 से पहले अगर ये सोवियत यूनियन पे अटैक नहीं करता तो इसका हिटलर इतना पावर में आ गया था कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री बन चुका था उससे। इतना एरिया कैप्चर कर लिया था हिटलर। क्यों? अभी आगे बताते हैं। तो फ्रॉम हेयर डाउनफॉल ऑफ द नाजी पीरियड स्टार्टेड। यहां से क्या हुआ? नाजी पीरियड का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कैसे? अब इसमें बताते हैं। ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ था एक बिटवीन द थ्री कंट्रीज सितंबर 1940, बुक में भी दे रखा है, जर्मन, इटली, जापान। इन तीनों कंट्रियों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का और ग्रुप में वार करने का। तो ड्यू टू डेट, तो बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज द पिनाकल ऑफ द इस पावर, यानी एट द एंड ऑफ 1940 हिटलर अपनी लाइफ के अपने सबसे टॉप पॉइंट पे था, यानी सबसे बड़े उच्च वर्चस्व पे पहुंच गया था, टॉप पॉइंट पे, यानी इतना पावरफुल था एट द एंड ऑफ 1940 में। जहां तक उसने सोवियत यूनियन पे अटैक नहीं किया था, उससे पहले उसने पोलैंड को जीत लिया, आसपास के जितने कंट्री थे उनको अपने के अंडर ले लिया। बट यहां से उसने एक प्लंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी सोवियत यूनियन पे अटैक करके। अब देखिए, अब यहां से देखिए हिटलर ने क्या क्या नहीं किया। जर्मनी ने क्या अटैक किया? पोलैंड को अपने अंडर ले लिया। ये सब जो जर्मन बॉर्डर, जर्मनी यहां तक था पहले, फिर इसका ये बॉर्डर दिखा रखा है, तो इसने किसको जीता? पोलैंड को जीत लिया, स्लोवाकिया को जीत लिया, हंगरी को अपने अंडर ले लिया जर्मनी ने, रोमानिया को जीत लिया, इतने कंट्री को जीत लिया। फिर यहां से इसको ये लगा कि मैं क्यों ना, अब एक चीज मुझे बताओगे डियर, आप सुन रहे हो, आपको क्या लगता है कि इसने रशिया पे क्यों अटैक किया? व्हाट इज द रीजन? Sir, to gain more power. नहीं, और बताइए। ज्यादा एरिया कैप्चर करने सर के लिए। रशिया बहुत पावरफुल था तो उससे नहीं, ये भी रीजन नहीं। और बताइए, और सोचिए, थोड़ा जोर डालिए दिमाग में, ध्यान आएगा बेटा। रशिया के, चलो रशिया के पीछे कौन सा कंट्री आता है एट द बैक साइड ऑफ रशिया? जो हिटलर का फ्रेंड हो सकता है, कोई कंट्री है क्या बेटा? जापान। यस, जापान। करेक्ट आंसर। तो ये इनकी प्लानिंग थी कि उधर से जापान अटैक करेगा, इधर से जर्मन। और ये क्या चाहते थे कि जब मैंने इतना एरिया कंट्रोल कर लिया तो केवल रशिया को भी हम कंट्रोल कर ले तो जापान और जर्मनी तक का पूरा बॉर्डर किसका हो जाएगा? हमारा सेंट्रल पावर का। समझ रहे हो आप? क्या इमेजिनेशन था हिटलर का। यानी उसने रशिया को पीछे से अटैक करने के लिए उसने सोचा कि यहां से मेरे जर्मन से लेके टिल जापान पूरा एरिया हमारे अंडर होना चाहिए। डेट्स वाई ही अटैक ऑन द रशिया। इस वजह से उसने यूएसएसआर रशिया पे अटैक किया। तो पता है उसने रशिया पे अटैक किया तो रशिया के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ बुक में नहीं है, कि रशिया के वार जीतने के पीछे वहां का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे हिमालय की ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो रशिया की है। आर यू हियरिंग ना डियर? Yes, sir. ओके, यस सर, तो उसकी यस सर। ज्योग्राफी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जर्मन यहाँ से वार स्टार्ट किया था 1939। ओके, अब 1941 पे उसने रशिया पे अटैक किया। तो पता है उसने रशिया के कौन कौन से जो कंट्री थे? स्टालिनग्राड, मॉस्को,
ये सब अपने अंडर ले लिए। जो आपको सर्कल दिख रहा है ये किसके अंडर आ गए? जर्मनी के अंडर। तो आपको क्या लग रहा है रशिया ने जानबूझ के दिए? ये जानबूझ के दिए गए हैं रशिया के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा। दिस आर द बिग लार्ज सिटीज गिवन बाय द रशिया टू द जर्मन्स। क्यों दिए? अब आप सोचोगे रशिया ने क्या बड़ा एडवांस था सोवियत यूनियन, जो उसने जैसे नेपोलियन का हराया ना वैसे इसको हराया। कैसे? इनको लगा कि अगर हम यहाँ बॉर्डर पे आके फाइट करेंगे रशिया के सोल्जर्स को तो जर्मन अभी है, तो जर्मन को क्या, रशिया को क्या लगा कि हम बैकफुट पे जाते हैं। रशिया आर्मी क्या चली गई? बैकफुट पे चली गई। बैकफुट समझ रहे हो आप? पीछे की साइड। तो जर्मन सोल्जर उतने अंदर चलते गए, उन्होंने मॉस्को को अपने अंडर ले लिया, ओके, ईस्टर्न गार्ड को अपने अंडर ले लिया, और ये सिटीज वो जीते हो गए। अब सोचिए आप कंटिन्यू किसी कंट्री के अंदर जाते जा रहे हो, तो क्या उसके जो सराउंडिंग सिटीजन है उस समय तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी और नीड होती थी, तो क्या आपको ये सब सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आप कितने दिनों तक फूड सप्लाईज अपने साथ ला सकते हो? आप इतना डिस्टेंस कवर करोगे तो आप थकोगे नहीं क्या? तो रशिया ने क्या किया कि ये जितना लड़ते हैं इनकी एनर्जी लड़ने दीजिए। जैसे हम रेसलिंग देखते हैं ना, कभी कभी हम रेसलिंग में क्या देखते हैं कि सामने वाला बॉक्सर क्या होता है, पहले सामने वाले को थकाता है कि जितना मार सकता है मार, जब वो थक जाता है ना तो वैसे अटैक कर देता है। तो ये वर्ल्ड वार किसके गेम के जैसे हुआ? नॉट रेसलिंग, इट इज जस्ट लाइक ए कबड्डी मैच। कबड्डी मैच में आपने देखा होगा कि बहुत सी बार प्लेयर्स इतने पीछे चले जाते हैं कि उसको अगर बोनस लाइन को टच कर रहा है तो करने दीजिए, लेकिन वो बोनस लाइन टच करते करते इतना अंदर चला जाता है कि बाढ़ वापस नहीं आ सकता है। एज इट हैपेंस विद द जर्मन। रशिया ने क्या किया? जानबूझ के बैकफुट पे चले गए, तो जितना जर्मन सोल्जर्स आगे बढ़ते गए और लास्ट में जाके इतने टायर्ड हो, उनके पास कोई फूड ग्रेन्स कुछ खाने की चीजें नहीं बची, फिर रशिया ने यहाँ से अटैक करना स्टार्ट किया। किस पे? जर्मन पे। और यहाँ से अटैक किया तो ये मेरा कर्सर देख रहे हो ना, टिल डेट, यानी इसका जो पार्लियामेंट है वहां तक इन सोल्जर्स को दौड़ाया वापस रशिया ने। इसके पार्लियामेंट के ऊपर फ्लैग होस्टिंग आके कर दी रशिया के सोल्जर्स ने, इतना इनको पीछे दौड़ाया। किसको? जर्मन को। और इधर से ऑलरेडी कौन अटैक करे फ्रॉम द वेस्टर्न साइड? ब्रिटेन एंड यूके एंड द Britain and UK. एंड फ्रांस। France also. फ्रांस, ओके। तो दिस हैपेंस। और ये वार किसके साथ किया था बेटा? रशिया ने नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को भी इसी टेक्नोलॉजी से अंदर फंसाया था। नेपोलियन बोनापार्ट अंदर जाता गया और लास्ट में वो वार आ गया, वाटरलू जो हुआ था। ओके, तो सी नेक्स्ट स्लाइड। तो अब ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। क्या? डाउनफॉल और हिटलर। डाउनफॉल ऑफ हिटलर। हमने अभी देखा था कि हिटलर कैसे पावर में आ गया था, पोलैंड पे अटैक किया, उसके बाद उसने रशिया के कंट्रीज को अपने अंडर ले लिया। फिर अब डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ? तो यहाँ देखिए, जर्मन अटैक ऑन सोवियत यूनियन, हिस्टोरिकल ब्लंडर बाय हिटलर, यानी इतिहास की सबसे बड़ी मिस्टेक कर डाली किसने? हिटलर ने। किस पे अटैक करके? सोवियत यूनियन पे। अब वार ऑन टू फ्रंट हो गया। अब यू नो वार ऑन टू फ्रंट मींस व्हाट? एक तो हो गया बैक साइड में, वेस्टर्न साइड में, और एक हो गया ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में किससे लड़ना है? रशिया से। वेस्टर्न साइड में किससे लड़ना है? फ्रांस और इंग्लैंड से। फ्रांस एंड इंग्लैंड, यूके। और ईस्टर्न में लड़ना है रशिया से। अब आप सोचो कि हमारे इंडिया कंट्री पे ईस्टर्न साइड से चाइना अटैक कर दे और वेस्टर्न से पाकिस्तान कर दे, तो व्हाट हैपेंस विद अस? हमारे साथ क्या होगा? हम बिल्कुल हम बिल्कुल साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आ जाएंगे। क्या ईस्टर्न में फाइट करें कि वेस्टर्न पे करें? एक कंट्री तो डिवाइड हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्जर जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वेपन्स लिमिटेड है, क्योंकि ऑलरेडी हम तो किससे निकले? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से डिफीट होके निकले। कौन? जर्मन। उसके पास तो वैसे रिसोर्सेज नहीं थे, दूसरे कंट्री से लोन लेके तो वार लड़ रहा था, और उसके बाद फिर दोनों साइड वार स्टार्ट हो गया। तो वार ऑन टू फ्रंट का मतलब हुआ ईस्टर्न साइड फ्रॉम द रशिया और वेस्टर्न साइड फ्रॉम द फ्रांस एंड यूके। तो ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एरियल बॉम्बिंग बाय ब्रिटिश, बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ने। ऑन ईस्टर्न फ्रंट फुल फाइट विद द सोवियत रेड आर्मी। बेटा रेड आर्मी इसलिए बोला जाता है क्योंकि देवर यूज द रेड टाइप ऑफ कैप, जो रेड टाइप की कैप और वो चीजें पसंद करते थे, इसलिए डेट्स व्हाई दे नो द रेड आर्मी। तो सोवियत रेड आर्मी ने किस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया? जर्मन पे। तो अनविलिंगली टू इंटर, बट अब यहाँ पे देखिए अनविलिंग और ड्यू टू द जापान, दो वर्ल्ड आ रहे हैं।
सीधा दो टू वर्ड, नॉट अ वर्ल्ड वर्ड, दो शब्द आ रहे हैं, अनविलिंग एंड ड्यू टू जापान। अब अनविलिंग क्या है? अनविलिंग मतलब होता है कि इच्छा न होते हुए भी वो काम करना। तो यहाँ क्या है, यूएसए नहीं चाहता था वर्ल्ड वार में एंट्री करना, क्योंकि यूएसए क्या कर रहा था बेटा, ऑलरेडी जब ये कंट्रीज वर्ल्ड वार लड़ रहे थे ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा रहा था, वेपन्स बना रहा था, तो ये ऑलरेडी इनको वेपन्स सेल कर रहा था, तो इसका तो वैसे डेवलपमेंट चल रहा था। किसका? यूएसए का, क्योंकि ये तो वैसे डेवलपमेंट कर रहा था धीरे धीरे, ये तो इनको वेपन सप्लाई करता था और पैसों की हेल्प करता था। तो इसने क्या किया? आर यू हियरिंग ना? आप बोलते नहीं हो, मुझे लगता है कि नेटवर्क कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट नहीं होगी। यस No, सर sir. सुन रहे हैं। Yes. Yes, सुन रहे sir. हो? सर सुन रहे हैं। तो बेटा यूएसए आप बताइए किसका फ्रेंड है? फ्रांस और ब्रिटेन और मे बी द जर्मन, किसका फ्रेंड? हेलो, सर फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस का है ना, जर्मन का तो नहीं है ना? यस, फ्रांस का है ना बेटा। अब एक भी चीज सोचिए, Yes, जैसे sir. पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान और चाइना इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, ओके, और हमारे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन चाइना उसको इतना फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, किसको? पाकिस्तान को। तो हम क्या सोचेंगे कि यार जो वेस्टर्न से हमें डिस्टर्ब कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? कि चाइना की वजह से। चाइना अगर पैसा नहीं दे तो पाकिस्तान वार लड़ पाएगा नहीं ना। तो यहाँ पे यूएसए क्या कर रहा था? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहा था, किसको? फ्रांस एंड यूके। तो फ्रांस और यूके को जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहा था, कौन? यूएसए। तो उसकी वजह से वेस्टर्न साइड में क्यों डिस्टर्ब हो रहा था हिटलर? इस वजह से कि फ्रांस और ब्रिटेन को रोक लिया जाए यूएसए को फाइनेंशियल हेल्प देने से, तो ये दोनों वार नहीं लड़ पाएंगे। तो उसका साथी कौन था? जापान। किसका? हिटलर का। तो जापान ने क्या सोचा कि यार क्यों ना मैं एक चीज करता हूं कि मैं डायरेक्टली जो यूएसए इनको हेल्प दे रहा है मैं उसी पे अटैक कर देता हूं, टेंशन नहीं खत्म, न यूएसए रहेगा न हेल्प कर पाएगा। तो ड्यू टू द जापान, तो मैंने ये बताया अनविलिंग क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसको लड़ने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी ये पैसे देके खूब बहुत कुछ पैसा कमा रहा था यूएसए, तो इसको तो वार में आने की जरूरत ही नहीं थी। अनविलिंगली ड्यू टू द जापान क्यों कहा? क्योंकि जापान ने क्या मिस्टेक की? जापान बॉम्ब्ड ऑन द पर्ल हार्बर, जो वहां के पोर्ट था बेटा, किसका? यूएसए का, यूएस नेवल बेस था ना, उस पे जाके जापान ने बॉम्ब गिरा दिए यूएसए के ऊपर, कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है इन दोनों कंट्री को, इसके ऊपर बम गिरा दो। अब यूएसए को लगा कि अगर इसने हम पे अटैक किया तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, यूएसए के ऊपर अटैक करना मतलब एक सोते हुए शेर को जगाना। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए रिटेलिएट बाय द ड्रॉपिंग एटम बॉम्ब ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। इसके रिएक्शन में यूएसए ने 2 प्लेन उड़ाए, और वो प्लेन 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा, 6 अगस्त 9 अगस्त और नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्टिंग कर दी, और यहीं से क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। जापान, हिटलर सबने सरेंडर कर दिया, और हिटलर को क्या करना पड़ा? सुसाइड करनी पड़ी ड्यू टू द डेट मिस्टेक। तो 2 मिस्टेक इस वर्ल्ड वॉर में नहीं होती, एक तो जापान अगर यूएसए पर अटैक नहीं करता और जर्मन रशिया पे अटैक नहीं करता, तो ये चाहते ना तो इन 2 कंट्री को छोड़ के पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर सकते थे ड्यूरिंग डेट। तो डियर स्टूडेंट्स, सी द सम पिक्चर्स। जर्मन देख लिया आपने, ये रशिया आ गया यहाँ तक, ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी कितने एरिया को जर्मन ने जीत लिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी पूरा एरिया यहाँ तक किसका हो गया था? इसका। और ब्रिटेन और ये फ्रांस पीछे से अटैक कर रहे थे। तो ये किसका फोटो है? ईस्टर्न फ्रंटियर और वेस्टर्न फ्रंटियर, बैक साइड से ये अटैक कर रहे हैं और ईस्टर्न से जर्मन बीच में फंस गया। अब सी द पिक्चर, सोवियत सोल्जर्स इन बर्लिन। बर्लिन के अंदर देखिए सोवियत सोल्जर्स इन बर्लिन, यानी ये कहां पे? ये किसकी फोटो है पता है? पहचान लो आप? ये फोटो है पार्लियामेंट, किसकी? जर्मन पार्लियामेंट, वेस्टाग की फोटो है। जर्मन पार्लियामेंट के ऊपर आके सोवियत सोल्जर्स ने फ्लैग पहना दिया, यानी जर्मन को यहां तक पीछे धकेला है। किसने? सोवियत सोल्जर्स ने। एरियल बॉम्बिंग बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन के द्वारा गिराए हुए बॉम्बिंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। वॉर एट द स्टालिनग्राड, अब ये स्टालिनग्राड किसकी सिटी है? रशिया की।
अब देखिए एक समय ऐसा भी था कि जर्मन आर्मी ने रशिया की बड़ी सिटियों तक कब्जा कर लिया था, और एक समय देखिए आप कि वापस वही आपके घर तक। यानी समय ऐसा है कि ऐसा नहीं हो, ईश्वर नहीं करे कि इंडिया जाके पूरे चाइना पे कब्जा कर रहा है, उसके बड़ी सिटी बीजिंग पे, इन पे। एक समय तो ऐसा है, और एक समय ऐसा आ रहा है जो चाइना सोल्जर्स आके दिल्ली पे अटैक कर रहे हैं। मतलब दिस, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, डोंट टेक अदरवाइज। तो जस्ट हैपेंस विद द रशिया। रशिया में कितना अंदर तक एक बार तो जर्मन सोल्जर्स आ चुके थे, और इन्हीं जर्मन सोल्जर्स को कहां तक रिटर्न किया, उनके पार्लियामेंट तक। अनदर वन पिक्चर्स, दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल हार्बर। जो पर्ल हार्बर पे अटैक किया, किसने किया? जापान। और लास्ट पिक्चर जिससे वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया, हिरोशिमा एंड नागासाकी। यू कैन सी द लाइक मशरूम रॉक। देखिए आप कैसे एटॉमिक बॉम्ब गिराते, कितना बड़ा डस्ट का क्लाउड्स और ये बन गया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर डियर स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी एक